Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is engineer शहजाद अशरफ from the channel Top Spot Physics. Dear students, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटीडेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इनफैक्ट एमडी कैट और ई कैट दोनों तरह के सिलेबस में शामिल है और यहाँ से पास पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि कूलम्स लॉ से पास पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, कूलम्स लॉ में कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं और कूलम्स लॉ में शॉर्टकट फॉर्मूले क्या बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने जिस तरह का कोई क्वेश्चन भी आपने एफएससी लेवल में अटैम्प्ट नहीं किया लेकिन ये इंटीडेस लेवल है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको कूलम्स लॉ में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो आपके एम्बिग्विटीज़ हैं या मसाइल हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, बड़ा सिंपल हम लोगों ने एफएससी लेवल में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। यहाँ से बेटे तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर एक तो चार्जेस की वेरिएशन के क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर दो डिस्टेंस की वेरिएशन के क्वेश्चन बन सकते हैं और नंबर तीन में ये जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, के है, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। पे मीडियम रखेंगे तो फिर कूलम फोर्स में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि चार्ज जो है, चार्ज की वेरिएशन के हिसाब से वो कितने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन बना सकता है। तो आइए बेटे हम लोग स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो चार्जेस की वेरिएशन के होंगे, उसमें के को और डिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट रख रहे होंगे, के या डिस्टेंस को वेरी नहीं कर रहे होंगे। फिर हम लोग इंशाल्लाह दोनों की वेरिएशन इकट्ठी भी देखेंगे। अब यहाँ पे बेटे वो चार्ज की वेरिएशन के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले मैं थोड़े आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ चार्ज इज डबल, तो तब फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब अगर पहले दो चार्जेस के बीच में फोर्स एफ है, अब आप क्या करो, किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड डबल कर दो। तो बेटे मैंने आपको बताया के और आर कांस्टेंट हैं तो उनको साथ साथ घसीटने की ज़रूरत नहीं है। आप फोर्स का सिंपल फॉर्मूला लिख लो, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2। इक्वल तो नहीं हो सकता बट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा लिख रहे हैं। तो अभी उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ चार्ज इज डबल, भाई किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दो। मान लो मैंने Q1 की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, नई फोर्स क्या होगी, तो बेटे ये बनेगा, इसकी मैग्नीट्यूड डबल कर दी, ऐसे रखा तो Q1 Q2 ऐसे ही आ गया, 2 एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है। Q1 Q2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाली फोर्स लिख सकते हैं। तो मालूम पड़ा जो नई फोर्स आ रही है बेटे वो पहले से इनफैक्ट डबल आ रही है। अब सम टाइम वो ऐसा बोल देता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल। अब देखें बेटे हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है वो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, F इज इक्वल टू Q1 Q2। भाई आप देख के भी गैस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सॉल्व करना। अब नई फोर्स पता लगानी है बट हर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, Q1 को भी डबल कर दिया आपने और इनफैक्ट Q2 को भी डबल कर दिया। तो बेटे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4। बाकी क्या बचा, Q1 और Q2। Q1 और Q2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाली फोर्स लिख सकते हैं। तो मालूम पड़ा जो नई फोर्स आएगी वो पहले से 4 टाइम्स आएगी। यानी चार्जेस में एक तो बड़ी सिंपल सी वेरिएशन कर सकता है, बोल सकता है एक चार्ज को इतना चेंज कर दिया, दोनों चार्जेस को इतना चेंज कर दिया। तो आप ऐसे क्वेश्चन देख लोगे। अब यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग देखते हैं। ये मैं चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। बाद औक़ात बेटे वो क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, यहाँ पे देखें Q1 और Q2 हैं, उन दोनों को आपने एक साथ इकट्ठा किया है, दोनों को आपस में ज्वाइन करके और अलग कर दिया है। वो बोलेगा टू चार्जेस आर मिक्सड एंड सेपरेटेड। या वो ये भी बोल सकता है कि टू चार्जेस आर कनेक्टेड बाय वायर, कनेक्टेड बाय वायर, यानी आपने दो चार्जेस के बीच में एक वायर लगा दी है। तो बेटे याद रखिएगा जब भी दो चार्जेस को मिक्स करके सेपरेट करेंगे तो चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, चार्जेस अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या दो चार्जेस को वायर के ज़रिए अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो फिर भी चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी है पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। तो याद रखिएगा जब भी दो चार्जेस को कनेक्ट करके सेपरेट करें या दो चार्जेस को वायर के ज़रिए मिक्स कर दें तो हर एक के ऊपर चार्ज पहले जैसा नहीं रहेगा, हर एक का चार्ज चेंज हो जाएगा। अब नया चार्ज कितना आएगा उसके लिए बेटे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। जो नया चार्ज होगा वो दोनों के एवरेज के बराबर होगा। यानी जो भी दो चार्जेस दिए हुए हैं जिनको आपने वायर के ज़रिए ज्वाइन किया है या जिनको मिक्स करके सेपरेट किया है, उन दोनों के चार्जेस को यहाँ पे ऐड करो, 2 पे क्या कर लो, डिवाइड कर लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा
बेटे भले चार्जेस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू साइंस के साथ पुट करनी है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में पुट करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव पुट करने हैं। ये नहीं करना कि पॉजिटिव ही पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया पुट विद द साइंस। तो चार्ज में बेटे जो दूसरा ट्रिक हम लोग सीखने जा रहे हैं, पहली बात सुन लें, जब भी दो चार्जेस को मिक्स करके सेपरेट करें तो हर एक के ऊपर चार्ज जो होगा वो दोनों के एवरेज के बराबर आ जाएगा। अब भाई चार्ज चेंज होगा तो ऑब्वियसली फोर्स भी चेंज होगी, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि फोर्स जो है वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम एंड 3 कूलम इज 9 न्यूटन। भाई दो चार्जेस हैं, एक चार्ज 1 कूलम का है, दूसरा 3 कूलम का है, दोनों के बीच में 9 न्यूटन की फोर्स थी। अब आपने क्या किया, व्हेन द चार्जेस आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड सेपरेटेड, आपने दोनों चार्जेस को टच किया और टच करने के बाद अलग किया। मैंने आपको बताया कि जब भी दो चार्जेस को वायर के जरिए ज्वाइन करेंगे या टच करके अलग करेंगे तो चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, चार्ज पहले जैसा नहीं रहेगा। चार्ज पहले जैसा नहीं रहेगा, फोर्स पहले जैसी नहीं रहेगी। तो उसने कहा जब सेपरेट करेंगे तो तब कितनी फोर्स आएगी, पहले 9 न्यूटन की थी, क्या अभी भी 9 न्यूटन रहेगी, 12 न्यूटन हो जाएगी, 18 न्यूटन, या नन ऑफ दिस। तो अब यहाँ पे बेटे दो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली बात आप लोगों ने ये सीखी कि जब भी दो चार्जेस को मिक्स करके अलग करेंगे तो तब कितना चार्ज हो जाएगा वो पहले पता लगा लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि नया चार्ज कितना आएगा, ठीक है। तो क्यू प्राइम चले बोल लेते हैं इसे। तो मैंने बताया Q1 प्लस Q2/2। Q1 कितना है बेटे 1 कूलम, Q2 कितना है 3 कूलम। आप लोग देख सकते हैं बेटे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, Q1 प्लस Q2। Q1 की जगह 1 कूलम, Q2 की जगह 3 कूलम, ओवर क्या हो जाएगा बेटे 2 हो जाएगा। तो जो 4/2 अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसका मतलब है अब जो हर एक चार्ज है उसके ऊपर कितना चार्ज आ चुका है या कितना चार्ज बन चुका है वो 2 कूलम का। पहले 1 कूलम और 3 कूलम था, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई तो अब हर जो चार्ज है वो 2 कूलम का बन चुका है। अभी बेटे आप लोगों ने देखा कि फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। आपने क्या करना है, नई फोर्स पता लगानी है। चले नई फोर्स को मैं बोल देता हूँ एफ प्राइम। भाई किस पे डिपेंड करेगी, चार्जेस पे। इसमें नए चार्जेस पुट कर लें, चलें इसको लिख लें Q1 प्राइम और Q2 प्राइम, क्योंकि फोर्स का चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओवर क्या लिख लें, पहले वाली फोर्स, और डिवाइडेड बाय लिख लें पहले वाले चार्जेस। ठीक है बेटे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो ऊपर नई फोर्स लिखी है तो नए चार्जेस का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पे पुरानी फोर्स लिखी है तो पुराने चार्जेस का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटे। नई फोर्स हमें क्या करना है, पता लगाना है। पहले वाली फोर्स देखें बेटे हमारे पास कितनी है, उसने बता दिया था 9 न्यूटन की है, तो चले मैं इसको 9 न्यूटन लिख देता हूँ। यूनिट्स हम लोग नहीं पुट कर रहे। नए चार्जेस क्या हैं बेटे, जब आपने मिक्स करके सेपरेट किया तो हर एक के ऊपर 2 कूलम का चार्ज आ गया। तो Q1 प्राइम भी 2 कूलम हो गया और Q2 प्राइम भी बेटे हमारे पास कितना हो गया, 2 कूलम हो गया। और Q1 Q2 क्या है, पहले वाले चार्जेस। पहले एक चार्ज कितने का था बेटे, 1 कूलम का था, और दूसरा चार्ज कितने का था, 3 कूलम का था। तो अब बड़ा सिंपल है, एफ प्राइम की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, ये देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा 4, ओवर डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 3, और बेटे ये 9 को उस साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर लें। तो जो ही 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 3 द 9 और 3 4 द 12। तो अभी जो नई फोर्स आ चुकी है वो 12 न्यूटन आ चुकी है। तो ये बेटे क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब भी वो दो चार्जेस को कांटेक्ट में ला के सेपरेट करे या वायर के जरिए ज्वाइन करे तो पहले आपने नया चार्ज पता लगाना है, फिर उस हिसाब से फोर्स पता लगानी है। अब बच्चों ने देखा कि इसमें आपको थोड़ी एक्सटेंसिव कैलकुलेशन में जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है बट एक्सटेंसिव कैलकुलेशन है। तो बच्चे फिर बोलते हैं सर इसका आप कोई शॉर्टकट बता दें। तो ये बेटे मैंने इसका शॉर्टकट फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ से आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आपको अलग अलग चार्ज मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अलग से फोर्सेज मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ एंड यू विल गॉट द आंसर। ठीक है, फौरी से आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखिएगा, मैं लिखना चाह रहा था बट याद भूल गया। यहाँ पर भी आपने जो चार्जेस पुट करने हैं वो आपने पुट करने हैं विद साइंस। ये आपने याद रखना है कि साइंस के साथ पुट करने हैं तो फिर आपके पास सही आंसर आएगा। अब देखें यहाँ पर हम यही फॉर्मूले यही जो क्वेश्चन है इसके ऊपर ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बेटे हम लोग नई फोर्स पता लगाना चाह रहे हैं। चले नई फोर्स की जगह मैं लिख देता हूँ एफ प्राइम इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। देखें Q1 कितना है 1 कूलम का,
Q2 कितना है 3 कूलम का, तो मैं लिखने जा रहा हूँ 1 + 3, मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा बेटे 4। ठीक है, टाइम बचा रहे हैं हम लोग। ओवर 4 Q1 Q2 कितना है 1 और Q2 कितना है बेटे, वो है 3 कूलम का। और F क्या चीज़ है, जितनी पहले फोर्स थी भाई, पहले फोर्स कितनी थी 9 न्यूटन की। ठीक है, तो ये एक चीज़ रह गई, Q1 + Q2 का स्क्वायर था। तो बेटे पहले फोर्स कितनी थी 9 न्यूटन। दोबारा देख लें, Q1 की जगह में पुट किया 1 कूलम, Q2 की जगह पे 3 कूलम, 3 + 1 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर आ गया। ओवर बेटे 4 Q1 की जगह में क्या लिखा 1, Q2 की जगह में क्या लिखा 3, और F क्या है पहले वाली फोर्स। अब देखें ये 4 का स्क्वायर और एक 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बेटे देखें 3 का क्या हुआ 9, तो इस 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ द आंसर विल बी 12 न्यूटन। तो इसका मतलब है बेटे आप लोग इस एक्सटेंसिव कैलकुलेशन में भी जा सकते हो, ये मैंने आपको बताई क्या है उसके अंदर क्या चल रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, और ये मैंने बताया शॉर्टकट। तो बेटे ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लेंगे, जब भी दो चार्जेस को मिक्स करके सेपरेट करें और वो नई फोर्स पूछ ले तो आपने जस्ट यहाँ पे चार्जेस पुट करने। अभी क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था क्योंकि मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए थे। अब बच्चे कहते हैं सर एक पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया जो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव के साथ है। देख लें इस क्वेश्चन को, देखते हैं हम लोग। एक चार्ज हमारे पास Q1 है, वो 4 कूलम का है, और Q2 है -2 कूलम का। अभी उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो 160 न्यूटन की है। अभी उसने क्या दिया, दोनों चार्जेस को वायर के जरिए ज्वाइन कर दिया या मिक्स करके सेपरेट कर दिया। बताएं नई फोर्स कितनी होगी। तो बेटे सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट ये लिखा हुआ है और मैंने बता दिया यहाँ पे यू हैव टू पुट द चार्जेस विद साइंस इंक्लूडिंग द साइंस। आपको नई फोर्स क्या करनी है, पता लगानी है। चले मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। एफ प्राइम आपको पता लगाना है। Q1 + Q2, Q1 कितने का है हमारे पास 4 कूलम का, Q2 कितने का है -2 कूलम का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2। बेटे Q2 की जगह -2 लिख दिया मैंने, इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ओवर देखें ज़रा क्या होगा 4 Q1 कितने का है देख लें ज़रा, 4 कूलम का है, और Q2 बेटे कितने का है -2 कूलम का है, माइनस भी पुट कर दें साथ में। मल्टीप्लाई बाय क्या है F जितनी पहले फोर्स थी बेटे, पहली फोर्स इनमें कितनी है, मान लें कि पहले जो इनमें जो फोर्स लग रही है बेटे वो 160 न्यूटन की है। ये ले मैंने 160 लिख दिया। अब सिंपली आपने चीज़ों को क्या करना है, सॉल्व करना है। बेटे 4 - 2 कितना बनेगा 2 का स्क्वायर ले लें तो ये बनेगा 4, और नीचे बेटे 4 4 दा 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -32 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 160। अब देखें 4 8 दा 32 और 160 को 8 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी -20 न्यूटन। ठीक है, प्लस माइनस को छोड़ें, हो सकता है आंसर में उसने +20 न्यूटन ही लिखा हो। ठीक है, अगर प्लस और -20 है तो -20 आप लोग जो है वो चूज़ करोगे, बट अगर +20 के साथ है तो +20 के साथ कर लोगे, बट प्लस और माइनस है तो माइनस वाले चूज़ करना है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि उसने सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड पूछी होती है तो फिर 20 न्यूटन ऑप्शन होगा, चूज़ कर लोगे। तो ये बेटे देखें शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भी सॉल्व करना बता दिया। अगर आप ये शॉर्टकट नहीं यूज़ करते, आपने जो दूसरा ट्रिक पढ़ा हुआ है बेटे वो यूज़ कर लें। पहले चार्ज पता लगाएं टोटल कितना है, फिर फोर्स का फॉर्मूला लगा लें। तो बेटे आप पहले Q प्राइम पता लगाना कि नया चार्ज कितना है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। तो एक है 4 कूलम का और दूसरा है 2 कूलम का, 2 से डिवाइड कर लो बेटे। तो 4 - 2 कितना हुआ 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 1। तो अब जो नया चार्ज आएगा हर एक के ऊपर बेटे वो 1 कूलम आ जाएगा। अब नई फोर्स पता लगानी है तो F प्राइम इज इक्वल टू Q1 प्राइम और Q2 प्राइम ओवर क्या हो जाएगा F, ओवर क्या हो जाएगा Q1 Q2। नई फोर्स आपको पता लगानी है, पहले वाली फोर्स थी 160 न्यूटन, नया चार्ज कितना आ गया 1 कूलम, ये भी कितना आया 1 कूलम, और नीचे Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट। बेटे 4 और 2 का प्रोडक्ट ले लें, मतलब माइनस के साथ पुट कर लें या प्लस के साथ, कोई इशू नहीं है। तो ये कितना आ गया समझ लें -8 आ गया, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई -2 -8। अब 160 को बेटे इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 160 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। द फोर्स विल बी -20 न्यूटन। भाई -20 न्यूटन बेटे ये बता रही है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, प्लस में होगी तो रिपल्सिव फोर्स होगी, याद रखिएगा। तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, अगर फोर्स का वो मैग्नीट्यूड पूछे तो बेटे 20 न्यूटन आपने चूज़ कर लेना है। तो ये हम लोगों ने देखा
कि जब भी दो चार्जेस को मिक्स करे और सेपरेट करे तो फिर जो नई फोर्स है वो कितनी होगी, या नया चार्ज होगा कितना होगा। अब चार्ज में कुछ और टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, आइए उनमें चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स के हवाले से कुछ और तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले उसने हम लोगों ने बात की बेटे कि वो मैग्नीट्यूड को सिंपली वेरी करेगा। दूसरी टाइप हमने देखी कि चार्जेस को मिक्स करके सेपरेट कर देगा या वायर के ज़रिए ज्वाइन करेगा। अब तीसरी टाइप में आ गए कि वो क्या बोलेगा कि चार्ज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटे। मैं ज़्यादा पार्ट्स की नहीं बात कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टू पार्ट्स। तो बेटे व्हेन अ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अब याद रखिएगा वो दो पार्ट्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 8 कूलम का चार्ज ले लूँ और उसके दो हिस्से कर लूँ, तो बेटे मैं एक हिस्सा 7 कूलम और 1 कूलम का बना सकता हूँ, दूसरा हिस्सा 6 कूलम और 2 कूलम का बनाऊंगा, 8 ही बनेगा। तीसरा हिस्सा मतलब तीसरी तरह से मैं इसे कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, 5 कूलम और 3 कूलम में डिवाइड करूँगा तब भी 8 कूलम बनेगा। तो बात करने का मतलब ये है कि जब भी आप चार्ज को डिवाइड करेंगे ना, तो उसके जो दो पार्ट्स बनेंगे वो ये मैंने सारे अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स बनाए, मतलब ये जो दोनों पार्ट्स बने हैं इनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं है। लेकिन मुमकिन है कि इसको मैं दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड करूं जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर आ रही हूँ। तो एक बात याद रखिएगा कि एक चार्ज को जब भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो दो तरह के हो सकते हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले भी हो सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले भी हो सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट डिराइव करने जा रहे हैं बेटे। हम लोग पढ़ के आए हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कितनी फोर्स लग रही है, तो आप समझे बाकी सारी चीज़ें एक दफ़ा इग्नोर कर दें, सिर्फ चार्जेस के हिसाब से बात करें बेटे। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट कितना बन रहा है, Q1 की जगह पे पुट करो 7, Q2 की जगह पे पुट करो 1, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, समझ लें जो फोर्स लग रही है बेटे वो 7 न्यूटन की है। बाकी सारे फैक्टर्स इग्नोर कर दें एक दफ़ा। यहाँ पे देखें इन दोनों का जो प्रोडक्ट बन रहा है चार्जेस का, वो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनेगा 12। यहाँ पे फोर्स बेटे मान लें कितनी लग रही है 12 न्यूटन, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, बाकी की वैल्यूज़ भी पुट करना पड़ेगी बट हम चार्जेस के हिसाब से अज्यूम करें। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटे वो कितना बन रहा है 15 बन रहा है। तो मान लें यहाँ पर जो फोर्स लग रही है 15 न्यूटन लग रही है। तो ये मैंने फोर्सेस कैलकुलेट की जब मैंने उस चार्ज को डिवाइड किया अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में। अब मैं बेटे उस चार्ज को दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बेटे। 8 की इक्वल मैग्नीट्यूड्स के दो हिस्से बनाएंगे तो 4 और 4 कूलम ही बनेंगे। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो यहाँ पर बेटे प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनेगा 16। तो यहाँ पर इनफैक्ट कितनी फोर्स लग रही है 16 न्यूटन। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आई, वो ये आई कि हमने चार्ज को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक दफ़ा अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स के तमाम पार्ट्स बना के देखे और एक दफ़ा इक्वल मैग्नीट्यूड के पार्ट्स बना के देखे। तो मालूम पड़ा जब हमने उसको इक्वल मैग्नीट्यूड्स के दो पार्ट्स में डिवाइड किया तब जो फोर्स आई वो ज़्यादा आई एज़ कंपेयर टू जब हमने उसको अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स के दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो बेटा यहाँ से हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, वो ये है कि व्हेन अ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो याद रखिएगा इक्वल मैग्नीट्यूड वाले पार्ट्स में जब आपने डिवाइड किया है वो वाली फोर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स वाले फोर्स की निस्बत क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और यहाँ से एक ट्रिक याद कर लें कि जब भी वो कहे कि चार्ज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और दोनों के बीच में जो चार्ज जो फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम लग रही है, बताएं हर एक के ऊपर चार्ज कितना होगा। मतलब वो बोले एक चार्ज बेटे समझ लें Q है, ठीक है, उसको बोले दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम लग रही है। बेटे जब वो बोलेगा ना फोर्स मैक्सिमम, तो आपको फौरी समझ जाना है कि फोर्स तभी मैक्सिमम होगी जब बराबर मैग्नीट्यूड में डिवाइड करेंगे। तो जो पहला पार्ट होगा वो भी Q/2 हो जाएगा और जो दूसरा पार्ट होगा बेटे वो भी Q/2 हो जाएगा। तो दो बातें याद कर लें कि पहली बात ये याद कर लें कि जब भी चार्ज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे या अनइक्वल में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड्स वाले में डिवाइड कर सकते हैं, बट जब इक्वल मैग्नीट्यूड्स में डिवाइड करेंगे फोर्स ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू अनइक्वल मैग्नीट्यूड। और यहाँ से एक ट्रिक याद कर लें कि जब भी बोले चार्ज को दो हिस्सों में डिवाइड किया फोर्स मैक्सिमम लग रही है, तो हर एक के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो बेटे बराबर हिस्सों में ही डिवाइड करेंगे तो चार्ज आएगा। और हर एक का चार्ज पता लगाना है, तो जो भी चार्ज दिया हुआ था उसको 2 पे डिवाइड कर लें, यानी बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं बेटे। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें, a charge of 6 microcoulomb is divided into two parts. The key word is the charge is divided into two parts. If the force between them is maximum,
जो दूसरा कीवर्ड आ गया वो ये है कि फोर्स मैक्सिमम लग रही है। भाई आपको पता है फोर्स तभी मैक्सिमम लगती है जब हम उसको बराबर मैग्नीट्यूड में डिवाइड करते हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि जब हमने डिवाइड किया तो चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स क्या होंगी। तो बेटे कीवर्ड इज फोर्स क्या लग रही है, मैक्सिमम। भाई फोर्स मैक्सिमम तभी लगती है जब हम बराबर मैग्नीट्यूड में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 माइक्रो और 4 का है, ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स का है। 1 और 5 भी अनइक्वल है, हाँ 3 और 3 इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर बनेगा बेटे वो ये बनेगा कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम लग रही है तो वो तभी लगेगी जब बराबर मैग्नीट्यूड्स वाले दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप किया, उन्होंने बोला सर इसका आंसर कर दें, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, यही ट्रिक यूज़ हो रहा है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अ चार्ज क्यू इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q1 एंड Q माइनस Q1, मतलब एक चार्ज के दो हिस्से कर लिए। चले मैं आसानी कर लेता हूँ। लेट से हम लोग कहते हैं कि एक चार्ज हमारे पास Q था, उसके हम लोगों ने दो पार्ट्स कर लिए। जो पहला पार्ट है बेटे उसका नाम है Q1, और दूसरे पार्ट को चलें एक दफ़ा के लिए मैं बोल लेता हूँ, जो दूसरे पार्ट का नाम है बेटे वो है Q2। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ Q ओवर Q1। उसने Q ओवर Q1 की रेशियो पूछ ली। चले मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसने पूछा क्या, उसने आपसे रेशियो पूछ ली किसकी भला, Q ओवर Q1 की रेशियो क्या आएगी। सो दैट द फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स इज मैक्सिमम। आखिरी लाइन जो है वो इस क्वेश्चन की जान है, द फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स इज मैक्सिमम। भाई आपने एक तो पता चला दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और ऊपर से इंटरेस्टिंग बात कि जो फोर्स लग रही है बेटे वो कितनी लग रही है, मैक्सिमम। भाई तभी मैक्सिमम लगती है जब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करो। इसका मतलब जो Q1 होगा ना वो Q/2 के बराबर होगा। भाई बराबर हिस्से करने तो 2 पे डिवाइड कर लेंगे, दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो जो पहला चार्ज होगा वो Q/2 हो जाएगा, और दूसरा चार्ज जिसको बेटे उसने क्या नाम दिया, Q माइनस Q1, ये भी बेटे कितना होगा, Q/2 होगा। भाई जाहिर सी बात है फोर्स तभी मैक्सिमम होगी जब दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे, और इसके बराबर मैग्नीट्यूड वाले दो पार्ट्स बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर लें। तो Q1 भी Q/2 आएगा, और Q2 जिसकी उसने वैल्यू कितनी बताई, Q माइनस Q1 बताई, वो भी कितना आएगा, Q/2 आएगा। अब उसने आपसे रेशो पूछ ली कि Q और Q1 की रेशो बताएं। बेटे Q की वैल्यू तो Q ही थी, चार्ज तो Q ही हमने प्लेस किया था। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू बेटे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, Q/2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम करें, ये Q से Q वाली टर्म जो है वो कैंसिल कर दें और 2 को इन्वर्ट करके ऊपर ले जाएं। तो यहाँ पर जो इनफैक्ट रेशो बनेगी दैट विल बी 2:1, या सिंपली 2 भी बोल सकते हो। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो ये हमने इसी सीक्वेंस को चलाया कि जब चार्ज को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो तब क्या हो सकता है। अब चार्ज में एक चौथी टाइप का क्वेश्चन बनाता है। अभी मैं कूलम्स लॉ में सिर्फ चार्जेस की बात कर रहा हूँ, हम डिस्टेंस, मीडियम, साइन, वो सारी बातें करेंगे। अब देखें बेटे कूलम्स फोर्स में वो चार्जेस के हवाले से एक और चौथी तरह का क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ पे देखें, टू चार्जेस हैविंग अ चार्ज ऑफ 8E एंड 4E हैव अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। इफ द चार्ज ऑफ -4 इज गिवन टू द ईच ऑब्जेक्ट द न्यू कूलम फोर्स विल बी। अब सिचुएशन बेटे कुछ ऐसी है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक पहला ऑब्जेक्ट जो है मान लें उसके ऊपर जो चार्ज है बेटे वो 8 प्रोटॉन के जितना है, 8E मतलब 8 प्रोटॉन है, समझ लें इसके पास प्रोटॉन का चार्ज ये होता है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है बेटे उसके ऊपर जो चार्ज है वो आपके पास कितना है, 4E यानी 4 प्रोटॉन्स के जितना। और इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स लग रही है वो उसने बता दिया वो कितने की लग रही है, 10 न्यूटन की। ये तो पहला केस है। अब उसने कहा आपने हर ऑब्जेक्ट को चार्ज दे दिया, आपने हर ऑब्जेक्ट को कितना चार्ज दिया, -4E का, समझ लो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए बेटे। तो यहाँ पर बेटे -4E ऐड करें और यहाँ पर भी -4E ऐड कर लें। तो 8 प्रोटॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाएंगे माइनस। तो बेटे यहाँ पर जो नेट चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा, 4E बचेगा। 8E माइनस 4E करके देखें। और यहाँ पे +4E और -4E यानी 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज बनेगा वो 0 कूलम बनेगा, ठीक है, या 0 बनेगा, समझ लें। तो बताएं हम लोगों ने बात की है कि जो नई फोर्स है वो कितनी होगी। बेटे नई फोर्स हमें पता लगाना है। तो हमने पढ़ा है फोर्स जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो Q1 की जगह में लिख दो 4E, Q2 की जगह में लिख दो 0। तो बोलो फोर्स कितनी आ जाएगी बेटे, 0 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे उसने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए थे, 40 न्यूटन, 2.56,
तो ये तो मैंने 0 न्यूटन वाला केस लिया, बट एन मुमकिन है कि वो -4 ही ना देता, बोलता आपने -2 ही चार्ज दिया है, लेट से हम बोलते लेट से -2 ही चार्ज दिया है, यहाँ पे -2 ही। तो फिर बेटे आपको जो सिंपल मैंने पहले शुरू में बताया कि चार्जेस को वेरी करके फोर्स कैलकुलेट करनी है, मतलब तब आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना था, एफ प्राइम ओवर एफ इज इक्वल टू Q1 प्राइम Q2 प्राइम ओवर Q1 Q2। बेटा सिंपली ये वैल्यूज़ पुट करके आप लोगों ने जो भी नई फोर्स आ रही थी वो कैलकुलेट कर लेनी थी। बट यहाँ पर तो इशू ये हो रहा था कि जो नए चार्जेस हैं उनका प्रोडक्ट ही जीरो बन रहा था, लिहाजा ये सारी टर्म जीरो होकर तो जो नई फोर्स आएगी वो जीरो आएगी। तो ये सारे चार्जेस के क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस के क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ में हमने चार्ज के क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग डिस्टेंस के जो क्वेश्चन हैं कि डिस्टेंस की किस तरह से वेरिएशन होगी उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटे ये हमारे पास कूलम फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो चार्जेस की हम लोग बात कर चुके हैं, अब डिस्टेंस की वेरिएशन के हिसाब से देखते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो बेटे जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोले कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो बताएं कूलम फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेटे क्योंकि हम लोग चार्ज और मीडियम को वेरी नहीं कर रहे, तो आप सिंपल ये फार्मूला लिख लो, मतलब ये फार्मूला बनेगा तो नहीं, बट हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फार्मूला लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जस्ट डिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं। अभी उसने ये बताया कि जो नया डिस्टेंस है वो पहले से डबल हो गया है, तो हम नई फोर्स पता लगाना चाह रहे हैं। तो नई फोर्स पता लगाएं, उसे बेटे एफ प्राइम लिख लें और आर की जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे 2r। तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो बेटे दिस विल बी एक्चुअली 1 ओवर 4 आर स्क्वायर। तो बेटे 1 ओवर 4 अलग लिखें और बाकी 1 ओवर आर स्क्वायर जो है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पहले वाली फोर्स लिख सकते हैं। तो मालूम पड़ा जो नई फोर्स आ रही है वो पहले से 4 टाइम्स कम आ रही है। ये बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब सिमिलरली बोले अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें तो बेटे आर की जगह में क्या लिखोगे r/2, जब उसका स्क्वायर लोगे आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 4 इन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा, तो डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इवन ये पास पेपर्स में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्टेंस के रेलिवेंट जितने भी ग्राफ्स हैं बेटे वो सीखने, तो इंशाल्लाह जल्दी ग्राफ पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ग्राफ पे भी एक वीडियो बना दें। हमेशा ई कैट और एम डी कैट के पेपर्स में ग्राफ के क्वेश्चन ज़रूर आ रहे होते हैं। तो पहले बेटे हम लोग कुछ चीज़ों के ग्राफ देख लेते हैं। अगर हम एफ और 1 ओवर आर स्क्वायर का ग्राफ देखें तो बेटे दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अभी देखा कि एफ का और 1 ओवर आर स्क्वायर का बेटे क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। जैसे आपने कूलम लॉ में पढ़ते थे कि प्रेशर का और 1 ओवर वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर इनका ग्राफ बना के देखेंगे तो स्ट्रेट बनेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इज हेयर कि फोर्स और 1 ओवर आर स्क्वायर का क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो अगर हम फोर्स और 1 ओवर आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे ना, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और इनफैक्ट ये वाला जो ग्राफ है बेटे ये 2000 MD कैट 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। मतलब उसने मुख्तलिफ तरह के ग्राफ दिए हुए थे और पूछा था कौन सा ग्राफ जो है वो सही है, तो उसमें बेटे एफ और 1 ओवर आर स्क्वायर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ था, ये वाला आंसर जो है वो सही था। अब सिमिलरली बेटे एफ और 1 ओवर आर का ग्राफ बनाएंगे तो दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो आप लोग डाटा लेके प्लॉट करके देखेंगे तो ये कब आएगा, इंशाल्लाह हम ग्राफ के ऊपर भी एक डिटेल्ड बात करेंगे कि कब किस तरह का ग्राफ बनेगा। अभी वीडियो लेंथी हो जाएगी तो जस्ट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो मैंने तमाम पॉसिबल जितने भी ग्राफ बनते हैं बेटे डिस्टेंस और फोर्स की वेरिएशन के वो सारे बना दिए हैं। तो एफ का और 1 ओवर आर का ग्राफ बना के देखेंगे तो वो इस तरह का कब आएगा। एफ का और आर का इनवर्स रिलेशन है, तो ये भी कब बनेगा, एफ और आर स्क्वायर का भी इनवर्स है। बट याद रखिएगा कि एफ और आर स्क्वायर का ग्राफ एफ और आर की निस्बत जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा क्या बनेगा, स्टीप बनेगा। ठीक है, तो बेटा ये इन ग्राफ्स को ध्यान से देख लीजिएगा। ये तमाम मैंने पॉसिबल ग्राफ लिख दिए हैं जो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस आ रहे हैं। अब हमने सबसे पहले देखी चार्जेस की वेरिएशन, फिर हमने देखी डिस्टेंस की वेरिएशन। बट माइट बी पॉसिबल कि वो कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें वो दोनों को वेरी कर रहा हो।
तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख दिया ताकि स्टूडेंट्स की दोनों तरह की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन रीड करें, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ऑल्सो डबल देन कूलम फोर्स। अब करना क्या है, आपने हर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर देना है और साथ ही साथ डिस्टेंस को भी डबल कर देना है। तो बताएं फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बेटे फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब एक काम करें, हर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दें। चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो F इज इक्वल टू बेटे के वही है, नई फोर्स हमें पता लगानी है। Q1 की जगह पे क्या लिख दो 2Q1, Q2 की जगह पे क्या लिख दो 2Q2, डबल कर दिया ना। और डिस्टेंस R की जगह में 2R लिखेंगे तो जब बेटे उसका स्क्वायर लेंगे तो 4R स्क्वायर आ जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात, ऊपर भी नया फैक्टर 4 आ रहा है, नीचे ही 4 आ रहा है, तो ये कैंसिल करेंगे तो जो नई फोर्स हमारे पास आएगी दैट विल बी के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और इनफैक्ट ये वही फोर्स है जो पहले फोर्स थी, इसका मतलब है कूलम फोर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेटे वो ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकता है कि जिसमें वो चार्जेस और डिस्टेंस दोनों को एट द सेम टाइम वेरी कर रहा हो। तो ये एक मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया। अब बेटे कूलम्स लॉ में एक अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती करते हैं, तो ये बड़ी बेसिक सी बात है, इसको याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी। बेटे F12 और F21 में फ़र्क याद कर लें। F12 वो फोर्स है जो Q1 के ऊपर लग रही है Q2 की वजह से, और F21 वो फोर्स है जो Q2 के ऊपर लग रही है Q1 की वजह से। और आप लोग ये पढ़ चुके हो कि ये दोनों फोर्सेस इनफैक्ट मैग्नीट्यूड में बराबर बट डायरेक्शन में क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट से नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो उसका गलत आंसर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मेरे पास दो चार्जेस हैं। बेटे एक चार्ज मेरे पास पड़ा हुआ है, लेट से हम लोग बोल लेते हैं 5 माइक्रो कूलम का है, और दूसरा चार्ज लेट से हम लोग बोल लेते हैं 50 माइक्रो कूलम का है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो 5 माइक्रो कूलम वाला चार्ज है ये 50 माइक्रो कूलम वाले को ऑब्वियसली रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये जो 5 माइक्रो कूलम वाला है वो 50 माइक्रो कूलम वाले को रिपेल कर रहा है, कितनी फोर्स से, 10 न्यूटन की फोर्स से। अब क्वेश्चन ये है कि बताएं ये जो 50 माइक्रो कूलम वाला चार्ज है ये 5 माइक्रो कूलम वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट फौरी से सोचते हैं कि भाई ये छोटा चार्ज है, ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, वो इससे 5 गुना बड़ा चार्ज है तो वो इससे 5 गुना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। और आंसर में कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन का अगर हम 5 टाइम्स कर लें तो आंसर में कहीं ना कहीं 50 न्यूटन अगर होगा तो वो फौरी से क्या कर लेंगे बेटे, चूज़ कर लेंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है बेटे, ये हमने यहाँ पे म्यूचुअल फोर्स में ये बात याद रखनी है कि ये जितनी फोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा है दूसरा पहले वो उतनी लगाएगा, मतलब म्यूचुअल फोर्स है, दोनों चार्जेस मिलकर डिसाइड कर रहे हैं इतनी फोर्स लगेगी। तो इसका अगर मैं आंसर करूं कि बताओ 50 माइक्रो कूलम वाला कितनी फोर्स लगाएगा, तो हरगिज या ये ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगा बेटे, ये बराबर की फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा अगर हम लोग 50 माइक्रो कूलम वाले की फोर्स जानना चाह रहे हैं तो ये एग्जैक्टली वही होगी जितनी 5 माइक्रो कूलम लगा रहा था। तो अगर वो 10 न्यूटन लगा रहा था तो ऑब्वियसली ये भी कितनी लगाएगा, 10 न्यूटन लगाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट इसमें भी गलती करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, बराबर मात्रा की फोर्स लगाएंगे दोनों चार्जेस। अब यहाँ पे कन्वेंशंस में भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो कन्वेंशंस के हवाले से एक छोटी सी चीज़ देख लें। बेटा याद रखिएगा जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना तो वो नेगेटिव साइन से आएगी। याद रखिएगा अगर फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है ना तो आपको फौरी समझ जाना है ये अट्रैक्शन की फोर्स है। ये थोड़ी देर पहले मैं बात कर चुका हूँ। भाई कैसे पता चला भाई नेगेटिव जो है वो साइन अट्रैक्शन को शो कर रहा है। चले मैं लिख लेता हूँ, भाई अट्रैक्शन कब होगी, जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। चलें बेटे मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, F इज इक्वल टू के। चलें समझ लें Q1 वाला चार्ज पॉजिटिव है और Q2 वाला चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है भाई, अट्रैक्शन तभी होगी जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। और नीचे लिख लें आर स्क्वायर। तो बेटे जब ये प्लस जो होगा वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटे प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो इस वजह से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि अट्रैक्शन की फोर्स नेगेटिव साइन से शो करेंगे और रिपल्शन की फोर्स पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। भाई वो कैसे, उसको समझ लें।
चलें लेट से हम लोग चार्जेस के हिसाब से बात कर लेते हैं। भाई रिपल्शन तभी होगी जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव, तो ये जब पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आएगा बेटे वो भी पॉजिटिव होगा। या दोनों नेगेटिव ले लें तो बेटे ये -Q1 मल्टीप्लाई बाय -Q2 होगा। जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आंसर क्या आएगा, फिर से पॉजिटिव आएगा। दो मनफियों के मिलने से बनता है मस्बत, कभी तुम भी कह दो नहीं नहीं। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो सकती है, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को देख के राजी नहीं, एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को देख के राजी नहीं। तो याद रखिएगा कि कूलम फोर्स में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो नेगेटिव साइन से शो हो रही होगी, और अगर रिपल्शन है तो पॉजिटिव से। तो ये साइंस का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अभी हम लोग कूलम्स फोर्स में आगे चल के हम लोग इंशाल्लाह कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक सी बुक की चीज़ें पहले एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, क्योंकि बेसिक चीज़ें भी काफ़ी दफ़ा आ रही होती हैं। तो बेसिक समझ में आएंगी तो हम लोग आगे चल सकेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। बेटे हम आप लोगों ने बुक में पढ़ा है कि अगर हम लोग कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दें, भाई इंसुलेटिंग मीडियम रखना है जिसको हम लोगों ने बोला था डाइलेक्ट्रिक बोला था, भाई कंडक्टिंग मीडियम नहीं रखना। क्यों नहीं रखना आगे चल के थोड़ा बात करते हैं। तो अगर हम लोग कोई इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं यानी डाइलेक्ट्रिक रख दें तो याद रखिएगा जो कूलम फोर्स होगी बेटे वो क्या हो जाएगी, इनफैक्ट रिड्यूस हो जाएगी। कितना रिड्यूस होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो फिल वक्त एक फॉर्मूला याद करें कि एफ मीडियम जो होता है वो एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर होता है। ये आपका एफएससी लेवल का फॉर्मूला है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो मीडियम वाली फोर्स होगी वो वैक्यूम वाली फोर्स से कम होगी। भाई कितना कम होगी, जितना एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि एफ मीडियम जो है वो एफ वैक्यूम और एप्सिलॉन आ रहा है, ये एप्सिलॉन आर आ रहा है। ये फॉर्मूला बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो मीडियम की फोर्स दे के वैक्यूम की पूछ ले, वैक्यूम की फोर्स दे के मीडियम की पूछ ले, एप्सिलॉन आर की उसने वैल्यू आपको बताई होगी, तो आप फौरी से कैलकुलेट कर सकते हो। बस याद ये रखने की बात है कि मीडियम की फोर्स वैक्यूम से कम आएगी। कितना कम आएगी, जितना एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी। हम एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ के बारे में भी थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, अगर आप वो बना लेंगे तो फिर भी आसानी हो जाएगी। बेटे के का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ वैक्यूम जो था दैट वाज 1/4 एप्सिलॉन 0, और इसकी इनफैक्ट वैल्यू भी आपने याद की थी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमने देखा था जब मीडियम रखा था ना तो ये वैल्यू चेंज हो गई थी, 1/4 एप्सिलॉन 0 के साथ साथ एप्सिलॉन आर भी आ गया था। अब बेटे ये जो 1/4 एप्सिलॉन 0 वाला फैक्टर है इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, और ये एप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया कि जो के मीडियम है दैट इज इक्वल टू के वैक्यूम, ये सिंपल के भी लिख सकते हो आप, ओवर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर। अभी हम लोग ये मीडियम और एप्सिलॉन आर के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। ये मैंने एक दफ़ा कह लें हमने एक बेस बनाई है कि इन फार्मूलाई को हम लोग यूज़ करके इफेक्ट ऑफ मीडियम के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम की। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग मीडियम प्लेस कर दें तो जो फोर्स आएगी बिटवीन द चार्जेस वो एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर होगी, और एप्सिलॉन आर के बारे में हम लोगों ने देखा रिलेटिव परमिटिविटी है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द मीडियम के बस चंद एक क्वेश्चन लेंगे। ये कंपैरेटिवली आसान पोर्शन है, बच्चों ने एफएससी लेवल में भी किया हुआ है, बट कुछ चंद एक चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है तो बहुत आसानी हो जाएगी इफेक्ट ऑफ द मीडियम को समझने में। तो सबसे पहले बेटे आप लोगों ने एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ याद करनी है। तो साइड में पूरा एक टेबल दिया हुआ है, बट मैंने वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो पिक की हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो वैक्यूम के लिए याद कर लें इसकी वैल्यू 1 होगी, एयर के लिए 1.0006, ऑलमोस्ट हम लोग 1 ही ले रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने देखा कि उसने बोला था पहले एयर में रखा हुआ था फिर उठा के किसी और मीडियम में रख दिया। तो एयर के लिए वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू नॉर्मली 1 ही ले रहा होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 ही लेंगे आप लोग। अच्छा, अब कॉमन वैल्यूज़ याद करना होती हैं, मतलब जो कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं। वाटर बड़ा कॉमन हमारे पास है, तो वाटर की बेटे एप्सिलॉन आर की वैल्यू याद करें 78.6 है। इसको आप लोग लिखें तो इट विल ऑलमोस्ट 79। तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर चार्जेस पहले एयर में पड़े हुए थे आपने उठा के वाटर में रख दिए तो बेटे कूलम फोर्स क्या होनी है, कम होनी है। कितनी कम हो जाएगी बेटे, 79 से डिवाइड करेंगे तो 79 टाइम्स कम हो जाएगी। तो याद रखें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दो चार्जेस जो हैं वो पहले एयर में पड़े हुए थे,
आप लोगों ने उठा के वाटर में रख दिए तो फोर्स ऑलमोस्ट 79 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब फिर टेबल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि टेफ्लॉन और ट्रांसफार्मर ऑयल, इन दोनों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू सेम है, 2.1 वैल्यूज है दोनों के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया कि विच डाइलेक्ट्रिक शुड बी रिप्लेस्ड द ट्रांसफार्मर ऑयल सो दैट द कूलम फोर्स डज नॉट चेंज। यानी अगर दो चार्जेस के बीच में ट्रांसफार्मर ऑयल रखा हुआ है आप लोगों ने, तो उसको कौन से मीडियम के साथ रिप्लेस कर दें कि उसके लिए कूलम फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो। तो बेटा याद रखिएगा कि उसको ऐसे मीडियम से रिप्लेस करना पड़ेगा जिसका एप्सिलॉन आर की वैल्यू सेम वही होगी जो ट्रांसफार्मर ऑयल की होगी। तो बेटा ये तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे जब आप लोगों ने याद किया होगा कि टेफ्लॉन और ट्रांसफार्मर ऑयल की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा बेटे वो टेफ्लॉन आ जाएगा। टेफ्लॉन, अगर हम ट्रांसफार्मर ऑयल को टेफ्लॉन से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास, याद रखिएगा, कूलम फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू याद करनी है। अब बेटे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमने बात की थी कि फोर्स तभी रिड्यूस होगी जब डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटिंग मीडियम रखेंगे। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं अगर सर कंडक्टिंग मीडियम रख दें, कोई मेटल रख दें, फिर क्या होगा। तो बेटे यहाँ पे याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है, इसको हाईलाइट कर दिया है मैंने, इसको याद कर लीजिएगा कि जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, उनके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। और अगर वो कूलम फोर्स के बारे में पूछ रहे बच्चे, ये वैल्यू याद करने के बाद भी इवन यहाँ पे एमसीक्यूज में गलती करेंगे। यहाँ पे देखें, इफ़ द मेटल प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस देन कूलम फोर्स बिकम्स 0, इन्फिनिटी, नॉट इफेक्टेड, नन। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे सर ने बताया था इन्फिनिटी है, वो फौरी से इन्फिनिटी पुट कर देंगे। भाई नहीं नहीं, ये फॉर्मूला यूज़ करें भाई। वो आपसे पूछ रहा है कि जब आप लोगों ने दोनों चार्जेस के बीच में मेटल रख दी है तो तब फोर्स कितनी हो जाएगी, यानी मीडियम वाली पूछ रहा है। तो ये ले, ये आ गया बेटे एफ वैक्यूम। अब देखें एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, अगर हम लोग मेटल प्लेट के लिए बात करें तो हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी बेटे क्या हो जाएगा, 0। यानी इनफैक्ट कूलम फोर्स की वैल्यू हमारे पास, अगर दो चार्जेस के बीच में आप लोगों ने मेटल प्लेट रख दी तो याद रखिएगा जो कूलम फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग इफेक्ट ऑफ मीडियम के जनरल क्वेश्चन तो देखे, बट एक छोटा सा एक और ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा मिक्स भी है। मतलब हम लोग सिर्फ मीडियम को नहीं चेंज कर रहे, बट साथ में हो सकता है कुछ और चीज़ भी चेंज कर रहा हो। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखें, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एफ इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस टू हाफ। यानी आप अगर आप चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कर दो हाफ और प्लेस कर दो एक डाइलेक्ट्रिक जिसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 है, तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी, पहली फोर्स एफ थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, अगर सिर्फ मीडियम आ रहा होता या सिर्फ डिस्टेंस आ रहा होता तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग तो सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो अब बेटे मिक्स आ जाए, तो एक मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पुट किया ताकि मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो देखिए पहले बेटे फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर था, क्योंकि एप्सिलॉन 0 के साथ एप्सिलॉन आर नहीं लिखा क्योंकि मीडियम नहीं रखा हुआ था, जस्ट फ्री स्पेस रखी हुई थी। अब हम लोग एक काम करने जा रहे हैं, हम नई फोर्स पता लगाने जा रहे हैं। चलें, मैं नई फोर्स को बोल रहा हूँ बेटे एफ प्राइम, यहाँ पे 1/4 पाए एप्सिलॉन 0 के साथ साथ आपने बेटे एप्सिलॉन आर भी लिख देना है क्योंकि मीडियम रख दिए। चार्जेस आप चेंज नहीं कर रहे, Q1 वैसे ही, Q2 वैसे ही, हाँ डिस्टेंस चेंज कर रहे हो। तो जो डिस्टेंस है बेटे मैं उसको आर प्राइम लिख लेता हूँ, उसका लिख लें स्क्वेयर। तो भाई नई फोर्स पता लगानी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ मीडियम प्लेस किया और डिस्टेंस को चेंज करना है। तो मैंने दोनों को चेंज करके अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। तो बेटे आप लोगों को नई फोर्स जो है वो पता लगानी है। तो यहाँ पे जो है वो 1/4 पाए एप्सिलॉन 0 ऐसे ही लिख लें। एप्सिलॉन आर की जगह में क्या पुट कर दोगे बेटे, 4 पुट कर दोगे कुछ, क्योंकि उसने बोला जो डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 है। Q1 वैसे ही, Q2 वैसे ही, और डिस्टेंस के बारे में देखें उसने क्या कहा हुआ है, डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। यानी ये जो नया डिस्टेंस है वो पहले वाले डिस्टेंस से क्या होगा, हाफ। तो आर की जगह में क्या लिखोगे, r/2। बेटे जब उसका स्क्वायर लेंगे तो ये r² बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो 4 जो है वो 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या बचा, वो बचा हमारे पास 1/4 पाए एप्सिलॉन 0 Q1 Q2
ओवर आर स्क्वेयर, और इनफैक्ट ये क्या है, ये पहले वाली फोर्स है। तो मालूम पड़ा कि जो फोर्स होगी बेटे वो पहले जितनी रहेगी, में भी कुछ और चेंजेस करे तो चेंज हो जाए, लेकिन हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के हवाले से बात करेंगे तो फोर्स हमारे पास सेम आएगी। तो ये मैंने एक मिक्स क्वेश्चन पुट किया कि अगर वो मीडियम भी प्लेस कर रहा हो और साथ में चार या डिस्टेंस में से एक की वेरिएशन कर दे या दोनों की वेरिएशन कर दे, तो आपने इस तरह से फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करनी। अब हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की। तो मैंने एक क्वेश्चन प्लेस किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द कूलम्स लॉ। भाई इनमें से कौन सा फॉर्मूला कूलम्स लॉ के लिए ठीक है। तो पहले बच्चों ने फॉर्मूला देखा है, F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर क्यूब इंटू आर वैक्टर। बच्चों ने कहा भाई हमने तो आर स्क्वेयर पढ़ा था, यहाँ पे आर क्यूब आ रहा है, भाई ये नहीं हो सकता, छोड़ दें। उन्होंने इसको छोड़ दिया, दास्तान वफा बस इतनी सी है, उसकी खातर उसी को छोड़ दिया, तो उन्होंने भी इसे छोड़ दिया। तो बेटे बीटा ऑप्शन में गए वो, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। हाँ उन्होंने बोला भाई डायरेक्शन बतानी है, यूनिट वेक्टर लगाएंगे, बीटा ऑप्शन बिल्कुल सही लगा। चार्ली में गए, ख़राब ऑप्शन है क्योंकि यूनिट वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो एक बोथ वाला ऑप्शन भी है। अब यहाँ पे बच्चे कंफर्म थे, इसमें भी कंफर्म है, लेकिन इसने आके गड़बड़ कर दी कि बोथ हैंड भी आ गया। तो अब बच्चों को सोचना पड़ेगा क्या ऑप्शन अल्फ़ा भी तो नहीं बन सकता बीच में, बीटा में तो पक्का है। तो अगर बीटा चूज़ कर लिया बेटे गलत हो जाएगा आंसर। अब बच्चे परेशान है, सर हमने आर क्यूब वाला तो पढ़ा नहीं। तो बेटे वेक्टर फॉर्म देखें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, और बेटे अगर ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो बात है कि हम लोग बेटे यूनिट वेक्टर की जगह पे लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप एक काम करो, इसी फार्मूले में, इस सारे फार्मूले में जहाँ पर यूनिट वेक्टर आ रहा है वहाँ पे लिख दो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखे मैंने के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर वैसे लिखा, जहाँ पर यूनिट वेक्टर आ रहा था बेटे मैंने वहाँ पे लिख दिया वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखें जब ये आर स्क्वेयर एक और आर से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, आर क्यूब, और ये ऊपर वाला आर वेक्टर वैसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक और फार्मूला जो हमने कॉमनली पढ़ा नहीं हुआ बट ये आ सकता है, तो ये वाला फार्मूला भी याद कर लें। तो बेटे ये देखें एग्जैक्टली यही फार्मूला तो ऑप्शन अल्फ़ा में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ऑप्शन अल्फ़ा भी ठीक हुआ, बीटा भी ठीक हुआ, दोनों को एक में चूज़ करेंगे तो यहाँ पर सही जो आंसर बनेगा वो बोथ ए एंड बी का बनेगा। तो कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दी, उसमें भी थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है वो। अब हम लोग कूलम्स लॉ में कुछ और ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट हमारी बुक के मुताबिक जितना भी कूलम्स लॉ है वो कंप्लीट हो गया, हमने सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। अब हम लोग इसमें मज़ीद कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो आइए हम लोग उन क्वेश्चन में चलते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में। यहाँ पे इंशाल्लाह हम लोग ट्रिक्स भी सीखेंगे, शॉर्टकट्स भी सीखेंगे, और इनफैक्ट कॉन्सेप्ट क्या हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कूलम्स लॉ से हट के बात कर रहे हैं बेटे। ये आप लोगों के पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले से आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं। ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब आपने दो वेक्टर्स किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहे हो और उनका रिजल्टेंट मालूम करना हो। ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करने का तरीका है। मतलब क्या मतलब बेटे, ये देखें मैंने एक ट्रायंगल बनाई हुई है, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्यू। ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव बात की बात करते हैं। ये वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब आपसे पूछ ले भाई इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है। अब बेटे दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं, मान लें इसकी जो फोर्स है वो F1 है और इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो F2 है। तो भाई नेट फोर्स कितनी लगेगी उसका फार्मूला ये है। तो ये आप लोग इस फार्मूले से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं कि जब भी आप लोगों के पास दो हमारे पास वेक्टर्स का रिजल्टेंट पता लगाना हो, जब भी वो किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब बेटे इसमें आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट्स, और नेक्स्ट आप लोगों को बताऊँगा उसमें कॉन्सेप्ट। अच्छा सबसे पहले बेटे याद रख लें, ये जो हम सारे केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये पर्टिकुलरली वैलिड हैं किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं भी होगी तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक आपने क्या यूज़ करना है, बट पहले शॉर्टकट ट्रिक सीख लेते हैं बेटे। शॉर्टकट ट्रिक है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। बेटे याद रखिएगा, अगर चार्जेस मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, तीन चार्जेस मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं, ये भी तीन चार्जेस मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ पर भी तीनों चार्जेस मिलकर ट्रायंगल। बट ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है,
जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं, सारे एंगल भी 60 डिग्री के होते हैं और सारी साइड भी बराबर होती हैं। तो बेटा याद रखें, अगर तो सारे चार्जेस सेम पड़े हों, जैसे मैंने यहाँ पे देखा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सारे चार्जेस सेम हो और आपने कहाँ पे रखे हों, वर्टिसेस पे रखे हों। किसके वर्टिसेस पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तो वो किसी एक चार्ज के ऊपर, किसी एक वर्टेक्स के ऊपर जो चार्ज मौजूद है उसके ऊपर फोर्स पूछ ले। मतलब इस वर्टेक्स को लेट से हम लोग नाम दे देते हैं ए का, ये वाले वर्टेक्स का नाम है बी, ये वाले वर्टेक्स का नाम लेट से हम लोग बोल लेते हैं सी। वो आपसे पूछ रहे जो वर्टेक्स ए के ऊपर चार्ज मौजूद है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो बेटे फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट 3f। एफ क्या चीज़ है? एफ कोई एक फोर्स जो दोनों चार्जेस के बीच में लग रही है, मतलब कोई एक सिंगल फोर्स है। ये ए और बी के बीच में देख लें, ए और सी के बीच में देख लें, या बी और सी के बीच में कोई एक फोर्स कैलकुलेट कर लें, उसको क्या करें, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके ऊपर किसी भी वर्टेक्स पे लगने वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स आ जाएगी। तो पहली बात सुन लें, अगर चार्जेस मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो और तमाम के तमाम वर्टिसेस पे जो चार्जेस पड़े हुए हैं वो सेम हो, तो वो किसी एक वर्टेक्स पे मौजूद चार्ज के ऊपर फोर्स पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, स्क्वायर रूट 3f है। एफ क्या चीज़ है? जो किसी एक साइड की फोर्स है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है 1.73। अब बच्चे भी पूछते हैं कि सर इसके बीच का लॉजिक बताएं, भाई इससे ये वाला फार्मूला कैसे बन गया। तो बेटा यहाँ पे देखें, ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं ए, बी और सी, तमाम के ऊपर चार्जेस सेम पड़े हुए हैं जो मैंने केस डिस्कस किया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे पड़े हुए हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है ये जो वर्टेक्स ए है, इस पे जो इसके ऊपर जो मौजूद चार्ज है इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। हालांकि हम शॉर्टकट फॉर्मूला देख चुके हैं, बट अगर डेरिवेशन में जाना जा रहे हैं तो अब क्वेश्चन देखें, द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्रेजेंट एट वर्टेक्स ए। भाई वर्टेक्स ए के ऊपर जो चार्ज मौजूद है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो बेटे अब ध्यान कीजिएगा, अब हम अंदर की बात सीख रहे हैं कि इसके अंदर मैकेनिज्म क्या चल रहा है। बेटे देखें, ये जो वर्टेक्स ए के ऊपर चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, सी के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव। जल्दी बताइएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये वाले यहाँ पर बेटे जो फोर्स लगेगी वो इस साइड को लगेगी, और मान लें इस फोर्स को हम लोग F1 बोल रहे हैं। अब ये जो बी वाला चार्ज है ये ए वाले चार्ज को क्या करेगा, इसको बेटे ए वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये रिपेल करेगा, तो जो इसकी फोर्स होगी बेटे वो इस डायरेक्शन में लगेगी। इस फोर्स को हम लोग बोल लेते हैं F2। अब दो फोर्सेस लग रही हैं इस चार्ज के ऊपर, इसका मतलब है दोनों का नेट मालूम करना है। बेटे नेट फोर्स मालूम करने का मैंने फॉर्मूला बता दिया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या है, जितना दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल बन रहा है। तो बेटे अगर ये एंगल 60 बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल जो है वो कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो इसका मतलब है दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल बन रहा है 60। अब मैं यही फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोगों ने जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड पता लगाना है तो दैट विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा और सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ बेटे, मज़े की बात यह है कि F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। भाई वजह देखें क्या है बेटे, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। चले पहले F1 की बात करते हैं। ये फोर्स जो C वाला चार्ज A वाले चार्ज के ऊपर लगा रहा है, बेटे K लिखा, Q1 की जगह भी Q लिख दें, Q2 की जगह भी Q लिख दें, और डिस्टेंस दोनों के बीच में आप समझ लो इस साइड की जो लेंथ है उसको R बोल लेते हैं, तो डिस्टेंस R है। अब F2 मालूम करते हैं बेटे, F2 का फॉर्मूला होगा K। F2 वो फोर्स है जो B A के ऊपर लगा रहा है, तो बेटे K Q1 की जगह में क्या लिखेंगे, Q, Q2 की जगह भी क्या लिखेंगे, Q। तो ये Q1 और Q2 लिखें, और बेटे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस साइड का डिस्टेंस भी R होगा, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। और मज़े की बात, इसका मतलब ये हुआ कि F1 का और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। भाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो लिहाजा जहाँ पर F1 और F2 आ रहा है आप सिंपली क्या लिख दें, F लिख दें। तो अब इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ बेटे। हम लोगों ने F1 की जगह में क्या लिख देना है, F। F2 की जगह में क्या लिखोगे, F प्लस 2। F1 की जगह भी F लिखें, F2 की जगह भी F लिखें, तो F को जब F से मल्टीप्लाई करेंगे बताएं क्या आ जाएगा, F स्क्वायर आ जाएगा। अब कॉज ऑफ थीटा, थीटा क्या है, जितना दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल बन रहा है
और आप लोग देख सकते हैं दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और सारे के ऊपर लिखते हैं स्क्वायर रूट। तो ये बेटे एफ़ और एफ़ को ऐड करें कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, प्लस ये हुआ 2f स्क्वायर हो गया। बेटे अब हमारे पास आ गया, सॉरी ये दोनों फोर्सेस के ऊपर स्क्वायर भी था तो एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर लिखें, तो ये बेटे 2f स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2f स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट कर देंगे, और सारे के ऊपर लिख दें स्क्वायर रूट। अब ये देखें 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2f स्क्वायर, यहाँ पे बचा f स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 3f स्क्वायर, और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो बेटे 3 का स्क्वायर रूट अलग लिख लें, और f का स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल होंगे तो मालूम पड़ा जो नेट फोर्स आ रही है वो स्क्वायर रूट 3f आ रही है। देखें आपने सारा सॉल्व करके ये फोर्स मालूम की, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बता दिया। तो बेटे याद रखें कि अगर चार्जेस मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो और तमाम चार्जेस सेम हो, तो वो किसी भी वर्टेक्स के ऊपर मौजूद चार्ज के ऊपर फोर्स पूछे तो फार्मूला स्क्वायर रूट 3f है। f क्या होगा, किसी एक साइड की फोर्स आपने कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखते हैं क्या ये फार्मूला नेगेटिव चार्जेस के लिए भी वैलिड है। भाई होना तो चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बोला चार्जेस सिमिलर होने चाहिए। तो आइए हम लोग नेगेटिव चार्जेस के लिए भी देख लेते हैं। बेटे ये भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, वो आपसे पूछ रहा है बेटे वर्टेक्स ए के ऊपर जो चार्ज मौजूद है कितनी फोर्स लगेगी। जल्दी देखें, नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लें जो फोर्स लग रही है उसे F1 बोल लेते हैं। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा बेटे, रिपेल करेगा। मान लें ये जो फोर्स लग रही है बेटे इसको F2 बोल लें। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, क्योंकि अंदर एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 60 बनेगा। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर भी वही है कि F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप क्या करो, दोनों की जगह में F लिख सकते हो। तो दोबारा अगर सारा यही फॉर्मूला लिखेंगे, यानी F1 और F2 की जगह बेटे F लिखेंगे, और थीटा कितना पुट करोगे आप लोग, 60 डिग्री पुट करोगे। तो जो ही आप नेट फोर्स पता लगाओगे तो आपके पास जो फार्मूला आएगा वो बेटे स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ द फोर्स एट एनी साइड, यानी एक सिंगल फोर्स। तो देखें फिर से वही फार्मूला आ रहा है। तो अब आप लोगों ने बेटे शॉर्टकट फार्मूला भी सीख लिया, तो जब भी आ जाए तो आपने शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करना है, आपने लेंथी ट्रिक्स में नहीं जाना। अब देख लें सर, अगर चार्जेस डिफरेंट आ जाएं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएं, फिर क्या होगा। बेटे फिर हम लोग ट्रिक भी सीख लेते हैं और उसके अंदर क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। अब ये फार्मूला तो तब वैलिड है जब सारे चार्जेस सिमिलर हों और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो यहाँ पे ट्रायंगल इक्विलेटरल ही है, लेकिन चार्जेस सिमिलर नहीं है। 2 पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया, और यहाँ पे 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव ले लिए। तो बेटे अगर 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे मैंने प्लेस किया, चेक करते हैं। जल्दी देखिएगा, इस ट्रायंगल के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। बेटे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर जो चार्ज मौजूद है वर्टेक्स ए के ऊपर, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो बेटे देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स इधर को लगेगी। चलें इस फोर्स को मैं बोल लेता हूँ F1। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बेटे इस फोर्स को हम लोग बोल लेते हैं F2। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो मेरे ख्याल से सिचुएशन यही है। और मज़े की बात, यहाँ पर भी F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। भाई मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, कैसे चेक कर लें आप लोग। बेटे F1 कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा K Q1 है पहला चार्ज, उसकी जगह Q लिख दें। Q2 की जगह मैग्नीट्यूड की बात करें, चार्ज नेगेटिव में ना पुट करें, तो ये बेटे उसकी जगह भी Q लिख दें। ओवर समझ लें, इस साइड की जो लेंथ है वो R है तो R स्क्वायर आ जाएगा। और बेटे इस साइड को भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही फोर्स आएगी। यानी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी F1 और F2 फोर्सेस बराबर नहीं है बट मैग्नीट्यूड में बराबर है। इसका मतलब है दोनों की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। और दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटे वो 60 डिग्री बन रहा है। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो सॉल्व करेंगे, ये तो दोबारा वही आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी हमारा जो आंसर होगा बेटे, दैट विल बी, जो नेट फोर्स हमारे पास आएगी, याद रखिएगा यहाँ पर भी आपका नेट फोर्स का जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट 3 टाइम्स F आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये फार्मूला तो आपने तब बताया था जब सारे चार्जेस सिमिलर हों और इक्विलेटरल ट्रायंगल हों, तो यहाँ पे सिमिलर नहीं भी थे फिर भी ये फार्मूला आ गया। तो बेटे ये फिर अब आपको देखनी है बात। तो ज़रूरी नहीं है कि जब चार्जेस सिमिलर ना हों यही फार्मूला है। मैंने एक और एग्जांपल ली हुई है, ये एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि जब सिमिलर चार्जेस होंगे तब तो शॉर्टकट फार्मूला यूज़ कर लोगे, और जब सिमिलर चार्जेस नहीं होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड्स बराबर हों में भी चार्जेस की बट पोलैरिटीज़ मुख्तलिफ होंगी,
तो ये फॉर्म ज़रूरी नहीं है यही फार्मूला है, हालांकि हमारा आ गया है, बट ज़रूरी नहीं है ये वाला फार्मूला है, फिर हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो अब देखें एक और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे मैंने 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव लिया था, यहाँ पे 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव लें। अब हम फिर से देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्ज मौजूद है, चलें इसको वर्टेक्स ए बोल लेता हूँ, इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। बेटे देखिएगा ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। चलें नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स इस साइड को लगेगी। इस फोर्स को बेटे हम लोग बोल लेते हैं F1। ओके, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स लगेगी बेटे इधर को F2। लें जी, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब ध्यान कीजिएगा बेटे सारे बच्चे, दोबारा देख लें, ये हमारे पास यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज प्लेस किया हुआ था, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये फोर्स इधर को लगेगी, बट ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स इधर को लगेगी। और यहाँ पे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा, क्योंकि चार्जेस भी एक जैसे पड़े हुए हैं, डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा। अब मसला रह गया एंगल का। पहली बात सीख लें कि जो F1 होगा वो और F2 मैग्नीट्यूड में बराबर आ जाएंगे, तो हम इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। और अब मसला रह गया दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो बेटे अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा लूँ, ये एंगल कितना बनेगा देखें ज़रा। ठीक है, इस फोर्स को हम लोग रेज कर लेते हैं, ये एंगल बेटे बनेगा 60 डिग्री। और अगर आपने मैथ्स पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, तो ये बेटे सारा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का 180 बनना चाहिए था। 180 में से 60 तो ऊपर बन चुका है। इसका मतलब है ये जो दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, 120 डिग्री का एंगल बचेगा। और यहाँ पे आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आएगी, आपको फर्स्ट ईयर की वो बात याद आएगी जहाँ पे आपने कहा था अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच में एंगल जो है वो 20 डिग्री का बन रहा हो, तो उनका रिजल्टेंट, अगर आप फार्मूला ना भी लगाएं ना, तो यहाँ से नेट फोर्स पता लगाएं ना, वो किसी एक फोर्स के बराबर आ जाएगी। बच्चों को फिर से ये बात भूल गई थी। चलें अब देख लेते हैं भाई, हम नहीं मान रहे कि डायरेक्ट ऐसे आ रही, हम कैलकुलेट ही करने जा रहे हैं। तो बेटे F1 स्क्वेयर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। F1 स्क्वेयर की जगह पे क्या लिखेंगे, F, प्लस F2 स्क्वेयर की जगह भी क्या लिखेंगे, F, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम मैंने बता दिया, प्लस 2, F1 की जगह भी F लिखें, F2 की जगह भी F लिखें। ये स्क्वेयर मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, स्क्वेयर हम लोग ऊपर लिखते रहेंगे। तो बेटे ये 2F स्क्वेयर आ गया। अब कॉस, स्टूडेंट देख लें, हम लोगों ने कॉज ऑफ थीटा, मसला रहेगा थीटा, थीटा दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री का। तो F स्क्वेयर प्लस F स्क्वेयर को लिखेंगे तो 2F स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये 2F स्क्वेयर ऑलरेडी था। कॉज 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें। 2F स्क्वेयर माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, तो 2F स्क्वेयर माइनस F स्क्वेयर, तो बेटे F स्क्वेयर और F स्क्वेयर का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई, जो आप लोगों ने ट्रिक सीखा हुआ था कि अगर दोनों फोर्सेस बराबर हों और दोनों के बीच में एंगल 120 की डिग्री का बन रहा हो, तो जो नेट फोर्स आएगी बेटे वो किसी एक फोर्स के बराबर आ जाएगी। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में एग्जांपल 2.3 भी की थी, और आप लोगों ने इवन एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था, 12वां शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपने ये बात की थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। इंशाल्लाह इंटी टेस्ट की मज़ीद ऐसी वीडियोस के साथ जो है वो हाज़िर होंगे, और बहुत सारी इंटी टेस्ट की वीडियोस जो हैं वो बेटे चैनल पे अवेलेबल भी हैं, जहां पे आप लोग देख सकते हो। और इंटी टेस्ट की वीडियोस के साथ साथ एडमिशन अपडेट्स भी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं उनके एडमिशन अपडेट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को इंटी टेस्ट के हवाले से जब भी कोई वीडियोस अवेलेबल हों तो आप लोगों को फौरी नोटिफिकेशन आ जाए। और एडमिशन्स के हवाले से भी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस MCQs और नोट्स वगैरह की ज़रूरत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो आप लोग उस पर भी रब्ता कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।